क्या आपने कभी सुना है कि एक मंदिर में रहने वाला ज्ञानी संत जिसने 100 से ज़्यादा हत्याएं की और उन लाशों को मगरमच्छ को खिला देता हो, जो मंदिर में हॉस्पिटल भी चलाता हो और उसकी यार्ड में 125 से ज़्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट भी करता हो? यदि आपने नहीं सुना और नहीं देखा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। 19 जनवरी 2004 जयपुर रेलवे स्टेशन से एक शख्स दोपहर करीब 2 बजे बाहर आता है और पास में मौजूद टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक कराने पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात चांद खान नाम के टैक्सी ड्राइवर से होती है, जिसे वह अनजान शख्स अपना नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल बताता है और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से अपनी फैमिली को जयपुर लाने के लिए टैक्सी बुक करता है। क्योंकि जयपुर से हापुड़ का जाने आने का सफ़र लगभग 10 घंटे का था, तो चांद अपने बड़े भाई शराफत उर्फ बबलू को भी अपने साथ ले लेता है और अब खान ब्रदर्स अपनी टाटा सुमो लेकर निकलते हैं, जिसमें इस वक्त ड्राइवर चांद खान, उसका बड़ा भाई शराफत खान और वही अनजान शख्स डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल तीनों थे। चांद और शराफत को पता था कि वो हापुड़ से कल तक वापस आएंगे, इसीलिए दोनों भाई दौसा पहुंचकर एक एसटीडी बूथ से कॉल अपने पिता गफ्फार खान को करते हैं और 20 जनवरी को वापस आने की बात कहते हैं। लेकिन इस 19 जनवरी की शाम 4 बजे के बाद ना तो पिता के पास दोनों में से किसी एक बेटे का कॉल आया और ना ही 19 जनवरी के बाद दोनों बेटों में से कोई एक बेटा जयपुर लौटकर वापस आया। जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च बीत गया, लेकिन बेटों का कोई सुराग नहीं मिला। फिर अंततः थक हार कर 23 अप्रैल 2004 को गफ्फार खान अपने दोनों बेटों और अपनी गाड़ी टाटा सुमो की रिपोर्ट जीआरपी थाना प्रभारी को सौंपते हैं, जिसके बाद जीआरपी थाना प्रभारी मंसूर अली की लीडरशिप में एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, जो सबसे पहले दौसा के उसी एसटीडी बूथ पर पहुंची जहां से खान ब्रदर्स ने आखिरी कॉल किया था। जहां टीम को पहला सुराग मिला कि 19 जनवरी को उसी शाम 4 बजे एक दूसरा कॉल भी इसी एसटीडी बूथ से किया गया था और यह कॉल उसी पैसेंजर ने किया था जो उनकी टैक्सी में बैठा था, ऑफ कोर्स मुकेश खंडेलवाल। जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि डॉक्टर मुकेश ने यह कॉल कासमपुर एक चाय वाली महिला को किया था, जिसे लोग मोटी बहन कहकर पुकारते थे। जीआरपी टीम तुरंत दौसा से यूपी के कासमपुर मोटी बहन के पास पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि उस डॉक्टर का नाम मुकेश खंडेलवाल नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा है और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 19 जनवरी को फ़ोन अपने 2 रिश्तेदारों से बात करने के लिए किया था, जिसमें एक का नाम उदयवीर उर्फ मकॉय और दूसरे का नाम राजू रजवा था। अब इस गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने के लिए मंसूर की टीम राजू और उदयवीर को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उनका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। तभी इस टीम को एक खबर हाथ लगती है कि एटा पुलिस को गंगा रिवर में 2 लावारिस लाशें मिली हैं और अब जीआरपी टीम बिना समय गवाए एटा पुलिस के पास पहुंचती है, जहां पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन तो सही थी लेकिन 1 महीने पुरानी थी और एटा पुलिस उन दोनों शख्सों का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। लेकिन उनके पास से कुछ चीज़ें मिली जिन्हें एटा पुलिस ने अपने पास संभाल कर रखा था, जिसमें दोनों अनजान लोगों की कलाई घड़ियां और कम्बल थे। जब यही घड़ियां और कम्बल गफ्फार को दिखाया गया तो गफ्फार की चीखें निकल गईं, क्योंकि ये चीज़ें उसके दोनों बेटों की थीं। अब देखते ही देखते यह गुमशुदगी का केस हत्या में बदल चुका था। अब फिर क्या था, राजस्थान आईजी हरीश चंद्र मीणा लगभग 1 दर्जन पुलिस कर्मियों की टीम जयपुर से यूपी भेजते हैं। फिर आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर देवेंद्र के दोनों साथी उदयवीर और राजू पकड़े जाते हैं। तब दोनों की जानकारी से पता चलता है कि डॉक्टर देवेंद्र तो पहले से ही यूपी की जेल में बंद है। पुलिस तुरंत जेल में पहुंचकर देवेंद्र से पूछताछ करती है तो देवेंद्र साफ साफ जीआरपी ऑफिसर्स को बता देता है कि चांद और शराफत की हत्या उसने नहीं बल्कि अलीगढ़ के रहने वाले 2 भाइयों ने की है।
बस फिर क्या था, जीआरपी टीम देवेंद्र को वहीं छोड़कर अलीगढ़ से खान ब्रदर्स के हत्यारों को जयपुर ले आती है और जीआरपी टीम यही सोच रही थी कि यह केस यहीं समाप्त हो गया। लेकिन जयपुर एसपी को यह कहानी झूठी सी लग रही थी, तो महेंद्र भगत की लीडरशिप में फिर से एसपी की टीम दोबारा देवेंद्र के पास भेजते हैं। यह टीम फिर से उसी सेल में पहुंचती है जहां देवेंद्र था, लेकिन देवेंद्र फिर से वही कहानी पुलिस को सुनाता है। देवेंद्र की उसी सेल में एक और कैदी था जिसका नाम था काजी सावेश, जो बार बार देवेंद्र के पीछे से पुलिस से अकेले में मिलने का इशारा कर रहा था। जब पुलिस काजी से मिली तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने डॉक्टर पर जो जनता विश्वास करती है उसकी नींव को हिला दिया। जो भी इस सीरियल किलर डॉक्टर की कहानी सुनता उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि काजी सावेश के कहने पर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो देवेंद्र एक ही बात कहता है कि 100 हत्याओं के बाद गिनती करना बंद कर दिया और किडनी रैकेट में 125 से ज़्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए। जिसके बाद अखबारों के फ्रंट पेज पर डॉक्टर डेथ के नाम से सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा ही चमक रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक डॉक्टर को ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि वह एक खूंखार सीरियल किलर में बदल गया और उसे लगभग 1 दशक हो गया हत्या और किडनी ट्रांसप्लांट करते, लेकिन फिर भी वह क्यों नहीं पकड़ा गया। चलो अब यह जानते हैं। देवेंद्र शर्मा का जन्म यूपी अलीगढ़ के पुरैनी विलेज में हुआ था। देवेंद्र ने अपनी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बुलंदशहर में अपनी सिस्टर के साथ रहकर की थी। 1982 में देवेंद्र की शादी होती है और 1984 में BA MS की डिग्री देवेंद्र ने बिहार के सीवान में मौजूद दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल एंड कॉलेज से ली, जिसके बाद देवेंद्र डॉक्टर देवेंद्र बन जाता है और 1984 में ही दौसा के बांदीकुई में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक के नाम से एक क्लिनिक खोलता है। डॉक्टर देवेंद्र 1 दशक तक यानी 1994 तक इस क्लिनिक से दवा के पैसा छापता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में यू टर्न 1994 को ही आया जब एक इंडियन फ्यूल कंपनी ने गैस लीडरशिप देने की योजना बनाई। जब इस प्रॉफिटेबल योजना का पता देवेंद्र को चला तो देवेंद्र अपनी पूरी सेविंग्स और बाहरी कर्ज लेकर 11 लाख यानी आज की महंगाई के हिसाब से लगभग 65 लाख रुपए वह इस कंपनी में डाल देता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह कंपनी फ्रॉड निकली और देवेंद्र का पूरा पैसा डूब गया। जब यह बात कर्जदारों को पता चली तो सभी इन्वेस्टर मिलकर देवेंद्र पर दबाव बनाने लगे। तब परेशान होकर देवेंद्र जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा। उसने उदयवीर और राजू रजवा के साथ मिलकर 100 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या की और पकड़े ना जाएं इसलिए लाशों को हजारा रिवर में मगरमच्छों का शिकार बना दिया करते और टैक्सी को 20 से 25 हज़ार में ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे। धीरे धीरे वह गुरुग्राम में मौजूद अनमोल नर्सिंग हाउस के डॉक्टर अमित से मिलकर इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट में कूद गए। अमित के साथ मिलकर 125 से ज़्यादा इलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट की। 19 जनवरी 2004 को भी देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर चांद खान और शराफत खान के साथ भी वही असर किया जो अब तक करते आ रहे थे। दोनों भाइयों की हत्या कर बॉडी को हजारा रिवर में फेंक दिया और टैक्सी टाटा सुमो को ब्लैक मार्केट में कटवा दिया। लेकिन चांद और शराफत की लाशें पानी में बहकर गंगा में मिल गईं, जिन्हें एटा पुलिस ने पकड़ा। तब जाकर इस डॉक्टर सीरियल किलर की कहानी लोगों के सामने आई। जब डॉक्टर डेथ को न्यायालय में पेश किया गया तब न्यायाधीश ने 7 केसों में उसे आजीवन कारावास की सज़ा और 1 मर्डर में उसे फांसी की सज़ा सुनाई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े सीरियल किलर को कोई फांसी नहीं दी गई, बल्कि जनवरी 2020 में किलर देवेंद्र को 20 दिन की पैरोल मिल गई और देवेंद्र जेल से निकलकर तुरंत फरार हो जाता है और दिल्ली के बापरोला इलाके में विधवा से शादी करके आराम से फरारी काटने लगा। लेकिन कुछ ही महीने बाद वह फिर से पकड़ा जाता है। लेकिन देवेंद्र को फिर से 9 जून 2023 को 2 महीने की पैरोल मिल जाती है और अब की बात देवेंद्र धर्म का चोला उड़ता है और लंबे समय तक फरारी काटता है। फिर अंततः हाल ही में 20 मई 2025 को लगभग 2 साल बाद सीरियल किलर एक पुजारी के तौर पर पकड़ा जाता है
ये हालत है हमारे देश की न्याय व्यवस्था की। पर खैर, अब हमारी वीडियो हुई समाप्त। अब हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।